हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे अव्यय के नाम से जाना जाता है। यदि आपको अव्यय की सही से नॉलेज नहीं है तो आप दरअसल अव्ययी भाव समास को आप अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि अव्ययी भाव का संबंध जो है सीधा अव्यय से है। और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि जहां पर दो सरल वाक्य होते हैं उनको जो जोड़ने का काम यानी जिस कंजक्शन के द्वारा किया जाता है, जिस जो है संबंध बोधक अव्यय के द्वारा किया जाता है, वहां पे आपका पूरा अव्यय यानी अव्यय ही होता है। यानी वो अव्यय ही है आपका जो दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके साथ ही साथ आपको प्रीपोजिशन की एकदम जितने भी प्रीपोजिशन हैं, जो भी प्रीपोजिशन होते हैं, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन जिसे संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है, ये सभी प्रीपोजिशन आपके अव्यय हैं। तो अव्यय अपने आप में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि वास्तव में अव्यय है क्या। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द या ऐसा शब्द जिसका व्यय न किया जा सके, यानी जिसे जो है टुकड़ों में न तोड़ा जा सके, यानी जिसके अंदर कोई विकार न हो, एक तरीके से वो अविकारी शब्द होता है। तो कहने का आशय है ऐसे शब्द जिसमें जो है आपका लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर कोई विकार नहीं हो। जैसे यदि आपको जो है लिख दिया जाए यथा, तो यथा जो एक शब्द आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा शब्द है जो एक अव्ययी शब्द है। अब इसे अव्ययी शब्द क्यों कहा जाएगा? इसे अव्ययी शब्द इसलिए कहा जाएगा कि क्योंकि यहाँ यथा शब्द ना ही जो है इसके लिंग का पता चल रहा है। यदि यथा लिखा गया है तो ये नहीं पता चल रहा है कि यह जो है मेल है कि फीमेल है। लिंग के आधार पे वचन, और यह भी नहीं आप बता सकते कि यथा एक वचन है कि बहुवचन है, और ना ही आपको पता चल पाएगा कि इसके अंदर कौन सा कारक है। तो यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इसमें कोई भी विकार नहीं होता है, तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग अव्ययी शब्द कहते हैं, यानी अव्यय शब्द कहते हैं। और ये देखिए कि ये शब्द जो होते हैं ना, सदैव अपरिवर्तित होते हैं और अविकारी होते हैं। यह अव्यय, देखिए ये शब्द सदैव अपरिवर्तित होते हैं, यानी इन्हें आप बदल नहीं सकते। ये देखा जाए तो अपने बिल्कुल हमेशा हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही होते हैं, ये समझ लेना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये शब्द सदैव अपरिवर्तित होते हैं, अविकारी, जिसमें कोई भी विकार न हो। इन तीनों के आधार पे, लिंग, वचन, कारक के आधार पे आप कोई भी इसके अंदर विकार न निकाल पाए, तो ये अविकारी होता है, यानी इसे अविकारी भी कहा जाता है। अगर अविकारी कहा जा रहा है तो भी अव्यय की ही बात हो रही है, अपरिवर्तित की बात हो रही है तो भी अव्यय ही है। इसका मूल रूप सदैव स्थिर रहता है, कभी भी नहीं बदलता, यानी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। अब जैसे बहुत सारे यहाँ पे अव्ययी शब्द हैं, जैसे आज है, अब है, क्यों है। अब अगर आज की बात की जाए, आज को ही देखा जाए तो आज एक ऐसा शब्द है जो अविकारी शब्द है, अपरिवर्तित शब्द है, अव्ययी शब्द है। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि इसमें कोई विकार नहीं, विकार तीन प्रकार का ही होता है। किसी भी शब्द में जो आपको विकार देखने को मिलेगा यानी परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो तीन रूप से मिलता है। या तो लिंग के आधार पे, यानी वो मेल है कि फीमेल है, आज न मेल है न फीमेल है, और ना ही वचन के आधार पे, आज एक वचन है कि बहुवचन है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा आपको, और ना ही कारक। तो इन तीनों आधार पे देखा जाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे अगर यहीं लिख दिया जाता सीता, तो सीता देखिए यह एक संज्ञा है और यह एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, इसमें विकार है। क्योंकि सीता जो है लिंग के आधार पे देखा जाए तो ये पता चल रहा है कि ये फीमेल है, यानी इसमें लिंग संबंधी दोष पाया जा रहा है, यानी विकार है। और सीता क्या है? एक वचन है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो विकारी होते हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अविकारी। तो जो अविकारी शब्द होंगे उसे ही अव्यय की संज्ञा दी जाती है। अब आपको ये पता चल गया अच्छे से। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अव्यय के काइंड्स पे चलते हैं।
तो जो अव्यय का काइंड्स है इसे बहुत अच्छे से समझना है। अब जैसे देखिए, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस अव्यय के काइंड्स पे कर लें। तो अव्यय 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जो पहला अव्यय का प्रकार है उसे कहा जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो है उसे संबंध बोधक अव्यय, यानी संबंध बोधक, यानी उसे ही प्रीपोजिशन कहा जाता है। तीसरा है समुच्चय बोधक, जिसे कंजक्शन कहा जाता है। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो वहां पे जो है विस्मय यानी आश्चर्य की बातें होती हैं, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे उसमें। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो यहां पर बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया विशेषण का मतलब यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला हो, बट वो क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, यानी वो अविकारी शब्द हो। तो कहने का मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बतला, यहां पर देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहा है और वह अविकारी शब्द है, तो इसका मतलब वह बोला जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। अब हमारा जो क्रिया विशेषण अव्यय है देखा जाए। अब जैसे यहां पे आपका आ गया कि जैसे राम बहुत आपका तेज दौड़ता है, ठीक है, मान लीजिए एक वाक्य लिखा गया। अब ये पूरा का पूरा वाक्य है और यह वाक्य जो है क्या बना है, ये पूरे शब्दों से मिलकर, इसमें कई शब्द आए हैं। और यही अगर आपका जो शब्द है ना, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद बोला जाता है, यानी ये कई पदों से मिलकर के बना है। अब यहाँ दौड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन तेज दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ लग गया बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये जो बहुत शब्द है और तेज शब्द है, ये बहुत तेज शब्द जो यहाँ पे आया है, या तेज या धीमा शब्द जो आया है देखा जाए तो यह विशेषण है, विशेषता बतलाने वाला है, लेकिन यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन साथ में ये अव्यय है, यानी क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि तेज एक ऐसा शब्द है जिसमें जो है कोई विकार नहीं है, ना ही लिंग के आधार पे, ना ही वचन के आधार पे है, और ना ही आपका जो है कारक के आधार पे है। तो यहाँ पे बहुत तेज शब्द जो आ रहा है यह अविकारी शब्द है, यानी अव्ययी शब्द है। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या है ये आपको पता चला कि ऐसा जो है शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। अब अगर अर्थ के आधार पे बात करें तो यह भी क्रिया विशेषण अव्यय एक तरीके से 4 प्रकारों में बढ़ जाता है। एक होता है स्थानवाचक। तो जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा उसमें कुछ इस टाइप का होगा, जैसे यहाँ वहाँ, भीतर बाहर, इधर उधर और दाएं बाएं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे स्थान का बोध कराने वाले ये शब्द हैं। ये स्थान का बोध कराने वाले सभी शब्द हैं, बट कैसे हैं, अविकारी हैं। अगर आप दाएं बाएं को देखें तो दाएं शब्द हो या बायां शब्द है, या इधर है उधर है, ऊपर है नीचे है, ठीक है। तो यहाँ जो भीतर है बाहर है, जो ये भी जो भी ये शब्द है ये स्थान बोधक आपके सब वाचक शब्द हैं, यानी और ये सब अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अगर बाएं ही लिख दिया गया या बाहर लिख दिया गया तो बाहर कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें यह हमेशा जो है अपरिवर्तित रहने वाला शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखा जा रहा है, ना ही लिंग के आधार पे, ना ही वचन के आधार पे, ना ही जो है कारक के आधार पे। तो इस तरीके से यह स्थानवाचक हो गए। ऐसे कालवाचक जिसके द्वारा समय बोधक, समय का पता चले, जैसे आज, कल, परसों, प्रतिदिन, हर बार, आजकल, दिन भर, इस तरीके का। अगला होता है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक का मतलब जिसके द्वारा परिमाण का ज्ञान हो, यानी मात्रा का ज्ञान हो, जैसे बहुत, कम। अब बहुत और कम, इतना, अधिक, जरा, अति, कुछ, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके जो है क्रिया विशेषण अव्यय हैं। और ये आपका बहुत, जैसे अगर बहुत की बात की जाए तो इसमें बहुत में जो है देखा जाए तो यह अविकारी शब्द है, अव्ययी शब्द है, अव्यय है। इसमें लिंग वचन कारक के आधार पे कोई आपको दोष आप इसके अंदर नहीं निकाल सकते, ये हर स्थिति में अपरिवर्तित रहेगा। आगे है रीतिवाचक। जैसे रीतिवाचक में आपका आएगा ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, आपका कदाचित, अचानक, इसलिए, तब, सा, तो, हाँ, जी, ये सभी रीतिवाचक हैं आपके। तो ये जो चारों प्रकार आप देखें
यह क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। यानी ये सारे के सारे क्रिया विशेषण अव्ययी शब्द ही दिए गए हैं और ये क्रिया की विशेषता बतलाने वाले ये सारे के सारे शब्द हैं बट अव्यय हैं। अब आगे हम लोग जो काफी महत्वपूर्ण है, संबंध बोधक अव्यय जिसे प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर, ध्यान देना, जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध, यानी उस संज्ञा, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बाद आकर के उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाते हैं या दूसरे शब्द से दिलाते हैं कि उनका क्या रिलेशन है, तो वे जो शब्द होते हैं वही शब्द आपके जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं या उसे या प्रीपोजिशन कहते हैं। भाई प्रीपोजिशन क्या होता है? जो प्रीपोजिशन होता है वह जो है संज्ञा के जस्ट बाद आएगा। संज्ञा के, जैसे देखिए यहां पर एक उदाहरण लिया जा रहा है कि वह दिन भर काम करता है, वह दिन भर काम करता है, ठीक है, यही है। अब वह दिन भर काम, देखिए ये दिन शब्द क्या है? संज्ञा है। तो जो यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा के बाद आकर के और संज्ञा का, जो संज्ञा के बाद आकर के संज्ञा का संबंध जो है अन्य वाक्य के साथ कराने का, बोध कराने का काम करता है। यानी संज्ञा के बाद आकर के उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिलाते हैं। यानी वह, अब अगर यह भर नहीं आता, अगर आप भर को माइंड से हटा दीजिए तो वह दिन काम करता रहा, ये वाक्य अधूरा लग रहा है। लेकिन यह जब जैसे ही आपने भर शब्द ला दिया, यानी एक अव्यय यहाँ पे जोड़ दिया आपने, यानी एक संबंध बोधक अव्यय आपने जोड़ दिया, तो वह दिन भर काम करता रहा। तो यहाँ दिन जो है वो संज्ञा है और ये भर क्या है? अव्यय है। लेकिन अव्यय में भी कौन सा अव्यय है? तो यह जब अव्यय आएगा, चूंकि देखिए यह क्रिया की विशेषता बतलाने वाला नहीं है, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला अव्ययी शब्द होगा वो क्रिया विशेषण अव्यय होगा। लेकिन जो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द होगा, जो संज्ञा के बाद आएगा क्रिया विशेषण, जो संज्ञा के बाद अव्यय आएगा और संज्ञा का संबंध जो है अन्य वाक्य से जो है कराने का, मतलब कराने का भाव प्रकट करेगा, तो वह अव्यय जो होगा वह आपका जो है प्रीपोजिशन कहलाएगा, यानी संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है। वहां वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है और यहाँ पर जो है संज्ञा के बाद आकर के अन्य वाक्य के साथ उसका संबंध दिखा रहा है कि इस दिन का क्या संबंध है। तो ठीक है, तो समझ में आ रहा है भर। ऐसे ही देखिए, अब देखा जाए अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें यानी संबंध बोधक की बात करें, तो यह हमारा अर्थ के आधार पे 14 प्रकार का होता है, जिसका यहाँ पे डिस्कस कर पाना जो है संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसे वाक्य ऐसे शब्द यहाँ पे लिए गए हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये आपके प्रीपोजिशन के हैं यानी संबंध बोधक हैं, जैसे आगे, पीछे, निकट, सा। अब देखिए यहाँ पर भी आपका आया था बाएं दाएं, या मान लीजिए स्थानवाचक में आगे पीछे है, तो अगर यहाँ आगे पीछे आता है और क्रिया के बाद आएगा, यानी वो आगे पीछे आके क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए आगे पीछे आया है, तब तो वह आगे पीछे आपका क्रिया विशेषण अव्यय होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, वो इस टाइप का आ गया है, जैसे यहाँ जब वो संज्ञा के जस्ट बाद आएगा, संज्ञा के बाद आ करके जुड़ करके और जो अन्य वाक्य के जो अन्य जो शब्द हैं संज्ञा के साथ उसका संबंध दर्शाने का काम कर रहा है, तो वो आपका फिर प्रीपोजिशन में आएगा। तो आगे, पीछे, निकट, सामने, बाहर, पहले, बाद, पश्चात, अलावा, बिना, रहित, अतिरिक्त, लगभग, समान, समान। तो बहुत सारे ऐसे होंगे। आपको इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आना चाहिए। यह क्रिया की विशेषता बतलाएगा जो शब्द, वो क्रिया विशेषण अव्यय होगा, और जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर के, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर के उसका संबंध, उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जो है दिलाने का काम करेगा, यानी वह आपका जो है जो अव्यय होगा वो आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। अब चलिए बहुत महत्वपूर्ण अव्यय देखते हैं हम लोग, समुच्चय बोधक अव्यय।
तो देखिए जो समुच्चय बोधक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समुच्चय का मतलब योग से होता है। तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला, यानी दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला जो शब्द होता है वही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। यानी जो शब्द होगा वह आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे में सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा। जैसे आप देखते हैं कि जो आपके जो वाक्य होते हैं, वाक्य आपका देखा जाए तो तीन प्रकार का होता है संरचना के बेस पे, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जो आप सरल वाक्य देखते हैं उसमें तो नहीं, लेकिन जो संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य होते हैं उनमें हमेशा आप देखिएगा कि एक कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। यानी दोनों वाक्य, जैसे संयुक्त वाक्य में आप देखेंगे कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वह जो शब्द होता है वह शब्द ही आपका समुच्चय बोधक कहलाता है। लेकिन वो होता क्या है, दरअसल अव्ययी होता है। जैसे देखिए सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यहाँ जो और दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, यह और शब्द जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी यहाँ पर अगर कहा जाए और क्या है, तो और आपका अव्यय है। पहली बात तो ये अव्यय है या अविकारी शब्द है, लेकिन उसके अंतर्गत भी क्या है, तो यहाँ जो वाक्य में प्रयोग में आया है, और अगर इसके पद परिचय की बात की जाए तो और यहाँ पर जो है आपका अव्यय है। और साथ में अव्यय के कौन से काइंड्स में है, तो आपका समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत ये आएगा। और ऐसा नहीं कह सकते कि यह जो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, और ना ही इसे आप प्रीपोजिशन कह सकते हैं। यह प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि यह कंजक्शन है आपका, क्योंकि दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, ये मूलतः ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका समानाधिकार और दूसरा होता है व्यधिकरण। यानी समानाधिकरण या समानाधिकार और दूसरा होता है व्यधिकरण। तो देखिए जैसे अब इनमें हम बात करते हैं समानाधिकार के अंतर्गत, जैसे संयोजक, तो यहां संयोजक में क्या आएगा, और आ सकता है, वह और के द्वारा दो वाक्य जुड़ सकता है, वह के द्वारा, एवं के द्वारा, तथा के द्वारा। एक होता है विभाजक, यानी ऐसे शब्द हैं जो हैं तो संयोजक लेकिन विभाजित करने का काम करते हैं। जैसे या, यानी आप ये काम कर लें या आप ये काम करिए। या जैसे कोई कहे या तो आप पढ़ लीजिए और या तो आप खाना खा के सो जाए, या आप खाना खा लीजिए। तो या दो ऑप्शन आ रहा है, तो यह या यहाँ पर कंजक्शन ही होगा, बट यह एक तरह से उसके अंतर्गत देखा जाए काइंड्स में, तो यह एक तरह से विभाजक का काम कर रहा है, यानी अलगाव कर रहा है। तो या हो गया, वाह हो गया, अलावा हो गया, नहीं तो आप चाय पी लीजिए, नहीं तो आप कॉफी पी लीजिए, इस तरीके के। विरोध दर्शक, जैसे विरोध दर्शक में आपका कंजक्शन जो होगा वो पर होगा, परंतु होगा, लेकिन होगा, किंतु होगा, मगर होगा, बल्कि। ये ऐसे हैं जो विरोध दर्शक शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन है ये कौन, ये कंजक्शन ही है। ये है क्या, समुच्चय बोधक ही है आपके। अब आगे है एक जो है, अब चार आप देखते हैं यहाँ पे। एक है परिमाण दर्शक, तो परिमाण मतलब दर्शक जो होगा उसमें होगा इसलिए, अतः, अतएव। अब देखिए कारणवाचक, अब व्यधिकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो व्यधिकरण भी चार काइंड्स में बढ़ जाता है। एक कारणवाचक, कारणवाचक में क्या होगा, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि। अगर उद्देश्यवाचक है तो की, जो की, ताकि। अब एक संकेतवाचक है तो जो, यदि, यद्यपि, तथापि, ये हो जाएगा आपका। और एक है स्वरूप, तो स्वरूपवाचक में की या जो। कहने का मतलब ये जो भी जितने भी आप शब्दों को यहाँ पे देखा गया, ये कोई भी शब्द ले लें आप, इसलिए ले लीजिए, किंतु ले लीजिए, परंतु ले लीजिए, और ले लीजिए, तथा ले लीजिए, यदि ले लीजिए, यद्यपि ले लीजिए, जो भी ये शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द अविकारी हैं, और अविकारी के अंतर्गत भी ये आपके सभी कंजक्शन हैं। क्योंकि जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करने वाला जो शब्द होता है वह शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है, और वही समुच्चय यानी, और वो शब्द होता क्या है, अव्ययी शब्द होता है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। अब सबसे लास्ट प्रकार की बात करते हैं हम लोग,
जो सबसे लास्ट प्रकार है वो है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये बहुत ही आसान होता है, ये बड़े आराम से पकड़ में आ जाता है। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, यानी जिन शब्दों के द्वारा आपको हर्ष, खुशी, शोक या घृणा आदि का भाव प्रकट करने वाला जो ये शब्द होता है वह अविकारी शब्द ही आपका विस्म आदि बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है, विस्म आदि बोधक अव्यय। अब इसमें जैसे वाह, आहा, जय, अजी, अरे, अहो, तो ये अजी, अरे, अहो जो जहाँ पे हमको एक आश्चर्य भरे शब्द का जहाँ पे प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि जिसका संबंध वाक्य के किसी पद से, जैसे मान लीजिए अब यहाँ लिख दिया गया आहा या आहा मैं यह मैच जीत गया, तो अब मैं जीत गया यह पूरा कन्फर्म हो जा रहा है, लेकिन आहा ये आश्चर्य भरा। तो कहने का मतलब जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो तथा जिसका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता, इसका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं है, लेकिन ये शब्द के यानी वाक्य के पहले आके लग जाते हैं, और इसकी पहचान है विस्मय चिन्ह, यानी आहा है तो आपका आहा और ये विस्मय चिन्ह। तो इससे पता चल जाता है कि यह विस्म आदि बोधक अव्यय। चूंकि आहा शब्द क्या है, ना मेल है, ना फीमेल है, ना एक वचन है, यानी यहाँ से कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। इसका मतलब कि आहा, अजी, अहो ये जितने भी शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं, यानी अव्ययी शब्द हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आपका अव्यय का प्रकार हो जाता है, यानी अव्यय के बारे में आपको अब अच्छे से जानकारी होगी कि वास्तव में अव्यय होता क्या है, अव्यय कितने प्रकार के हैं। तो अव्यय आपके 4 प्रकार के हो गए। क्रिया विशेषण अव्यय, जो ऐसा अव्ययी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाए तो वह अव्ययी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। और जो है किसी ऐसा अव्ययी शब्द जो किसी संज्ञा के बाद आकर के जो है संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य, यानी संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य जो है यानी कि शब्दों से कराने का काम करता है, यानी उसके साथ एक जो है कंजक्शन, यानी एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे शब्द से उसका संबंध बताने का काम करता है। तो वो आपका प्रीपोजिशन होगा। कंजक्शन को आप देख ही पाए, जहाँ जो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द होगा वह शब्द ही आपका जो है कंजक्शन होगा, और जो कंजक्शन शब्द होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, अव्यय होगा, क्योंकि अव्यय का ये काइंड से फिर है विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अब चलिए एक इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बोला था अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि ऐसे समास में क्या होता है कि जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो और साथ में अव्यय भी हो। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उसका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और साथ में अव्यय होता है। जैसे आपका हो गया यथा आपका शक्ति, तो यहाँ देखिए यहाँ प्रथम पहला पद और ये दूसरा पद, तो जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। अगर शक्ति है, अकेले सिर्फ शक्ति लिखा गया है तो इसका कोई मतलब नहीं निकल करके आ रहा है। लेकिन अगर हो गया यथा शक्ति, तो यथा लग जाने से शक्ति का भाव आ जा रहा है, यानी इसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरी बात वो अव्यय होता है, यानी अव्ययी होता है। तो पहला पद प्रधान होता है, लेकिन जो पद प्रधान होगा वो निश्चित रूप से एक अव्यय होता है। जैसे यथा शब्द को देखा जाए तो यह एक अविकारी शब्द है। तो ध्यान में रखना है कि जब भी अव्ययी भाव समास आएगा तो उसमें जो पहला पद ऑलरेडी प्रधान होगा और साथ में जो पहला पद होगा वह निश्चित रूप से वहाँ पे अव्ययी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है हर हाल में। जैसे मान लीजिए आ गया यथासंभव। अब यथासंभव कौन सा जो है आपका समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है। जब आप विग्रह करेंगे तो एक यथा है और संभव है, लेकिन जो ये यथा है प्रथम पद, यह क्या है, यह एक अव्ययी शब्द है। तो जिसका प्रथम पद अव्यय हो और साथ में प्रधान हो तो वही आपका अव्ययी भाव समास। तो यदि आपको अच्छे से अव्यय की नॉलेज नहीं है तो आप अव्ययी भाव समास भी नहीं कर पाते और ना ही अच्छे से आप प्रीपोजिशन को समझ पाइएगा। और जितने भी सरल वाक्यों को, 2 सरल वाक्यों को जो भी जोड़ने का काम करता है, जो भी जोड़ने वाले जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे शब्द जो है अव्ययी शब्द ही होते हैं, चाहे वो यदि हो, यथा हो,
तथा हो, और हो, यद्यपि हो, किंतु हो, परंतु, ये सारी चीज़ें। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक करें, शेयर करें। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।